तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक आते आते हमने बात करी थी कि 30 साल तक आते आते हम क्या कर सकते हैं। यहाँ हमने बात छेड़ी थी हमारा गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट्स का। इधर भी बात छेड़ी थी मेडिकल स्ट्रीम में गेजेटेड और नॉन गेजेटेड। थोड़ा सा मैं फिर से आपको रिकैपिचुलेट कराऊँ यहाँ हमने क्या किया था। अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर हम देख लेंगे। अगर हम देख रहे हैं तो मैंने पहले कहा था कि 9 महीने तक हम क्या करते हैं, फिर 1 साल से 6 साल तक हमारा क्या रहता है, किस तरीके से हमारा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद छठी जमात तक हमने किस तरीके से पढ़ना है। फिर मैंने कहा कि जब आप 12 साल के हो जाते हो तो क्या करना है। फिर हमने बात छेड़ी थी कि किस तरीके से 7th से ऑनवर्ड्स आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब चले गए और थोड़ा सा हम आगे चलते गए तो फिर हमने ये सोचा कि हम जब 11th 12th में जाएंगे तो हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है 11th और 12th में। यहाँ पर मैंने बड़ी बातें छेड़ी थी और एक बात भी मैंने यहाँ छेड़ी थी कि यहाँ जो स्ट्रीम्स हैं हमारे 12th और 11th में, यहीं पर सबसे ज़्यादा डिसीजन और यहीं पर सबसे ज़्यादा हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ मैंने बात छेड़ी थी मेडिकल स्ट्रीम की और मैंने बात छेड़ी थी आर्ट स्ट्रीम की। फिर हमारी बात हो गई थी आगे के लिए कि पोस्ट्स कितने अवेलेबल हैं। तो पोस्ट दोनों को ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैंने कहा कि उसको डबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेडिकल स्टूडेंट को डबल अपॉर्चुनिटी मिलती है बजाय कि आर्ट स्टूडेंट को। और एक बात मैंने छेड़ी कि आर्ट स्टूडेंट को बजाय मेडिकल स्टूडेंट की कम नॉलेज होती है। किस रिगार्डिंग मैंने बोला था कि असल में उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में कम नॉलेज होती है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ विजिट कराऊँ कि असल में क्या होता है मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम जो है। थोड़ा सा गूगल करते हैं तो आपको मैं पता चलेगा कि इधर क्या है। अगर हम बात मेडिकल या आर्ट स्ट्रीम की जब बात करेंगे तो आर्ट्स वालों को कितना, अगर हम देखेंगे उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। ये सिलसिला तो जारी है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हर एक को जॉब करनी है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल है या वो ग्रेजुएट है भी ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट। तो अगर आर्ट्स की बात करेंगे, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आर्ट स्ट्रीम में दी गई हैं। एक तो वो फैशन डिज़ाइनर बनेगा। अब मुझे बता दीजिए, फैशन डिज़ाइन की बात करेंगे तो सब लोग जैसे फैशन डिज़ाइनर है वो तो इवेंट मैनेजर बन सकता है, खैर फोटोग्राफर बन सकता है, आर्ट इंस्ट्रक्टर बन सकता है, गेम डिज़ाइनिंग के लिए जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकता है, जर्नलिज्म के लिए जा सकता है, इलस्ट्रेटर के लिए जा सकता है, और उसके लिए लॉ है उसके लिए जा सकता है, सोशल वर्कर के लिए जा सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर जो है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आर्ट डायरेक्टरी, हिस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, जज, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर, जर्नलिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज के लिए जा सकता है, कंटेंट राइटर बन सकता है, इंडियन कोस्टल गार्ड बन सकता है, टीचर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। अब मुझे बता दीजिए, क्या ये सारे पोस्ट्स के लिए हमारा मेडिकल वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है? हाँ, इसके लिए एलिजिबल है, बजाय इसके कि वो भी लॉ में जा सकता है, वो हर एक इसमें हर एक में जा सकता है। लेकिन हमारा आर्ट्स वाला बीए जो कैंडिडेट है वो कहाँ जाएगा फिर? उसके लिए ऑप्शंस लिमिटेड हैं, बजाय इसके कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उसको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इसके मध्य मुकाबल हम ठहरा लेंगे मेडिकल स्ट्रीम जो है, ज़रा देख लीजिए हमारे पास ये अभी नॉन मेडिकल और मेडिकल का जो इनका भी कंपैरिजन बीच में डाल दिया है। तो इनका देख लीजिए, अगर गूगल करके हमें पता चला कि ये है कि दोनों स्टूडेंट्स है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अगर हम देख लेंगे यहाँ पर जो 10th है ऑनवर्ड्स है, इसको ये तो हर एक के लिए माइलस्टोन है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको कि जब 10th में आप जाते हैं, 10th का एग्जाम किया, उसके बाद जो अगला वाला स्टेप है ना वो सबके लिए डिफरेंट है, और ये स्टेप हर एक के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, और यही सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है आपका। यहाँ फिर आ जाता है आपका आर्ट स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, और ये कि मेडिकल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स आते हैं आपको। तो ये चीज़ें हैं आपको जो आपको आ जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, हर एक को, चाहे वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है या मेडिकल। अभी आप देख लीजिए मेडिकल वाली स्ट्रीम जो है 11th में, क्यों मेडिकल स्ट्रीम तो बच्चों को मालूम है, इसमें मैथ्स फिजिक्स वगैरह जो होता है सब्जेक्ट्स तो आपके सामने है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश है, और ऑप्शनल होता है। या नॉन मेडिकल में मैथ साथ में होता है इसका, लेकिन सेम है। तो आर्ट्स में भी बड़ी स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए आप मेडिकल वाले बच्चों को। ये मेडिकल वाले जो बच्चे हैं साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होती हैं वो हैं। अगर कैरियर को लेकर हम बात करेंगे, यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको होते हैं, तो मेडिकल साइंस के लिए जा सकते हैं, डेंटल साइंस के लिए जा सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जा सकते हैं, हेल्थ केयर डाटा माइनिंग के लिए जा सकते हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड अनानी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी, न्यूरोसाइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, बायोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं। यानी कि मेडिकल स्ट्रीम में ही अभी आती है, इनका मैथ्स एडिशनल होता है और एक सब्जेक्ट और प्लस ऑप्शनल होता है। इनके देख लीजिए, इनका अलग से देखिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये अलग अलग जाते हैं अपने अपने पोर्शन में। अब इसी मध्य मुकाबले मैंने बात छेड़ी थी कि आप अब मुझे बता दीजिए, क्या आर्ट्स वाले बच्चे को इतनी सारी नॉलेज होती है? होगी, अगर उसको फुर्सत होगी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में, लेकिन बेचारे को कहाँ टाइम है इतना कि वो पढ़ेगा इतना सारा। इसीलिए मैंने जो बात छेड़ी थी आपके सामने, यहाँ पर जो मैंने बात छेड़ी थी कि आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि इट इज़ बेटर टू टेक मेडिकल स्ट्रीम रादर दैन टू टेक आर्ट स्ट्रीम।
आपको दोनों जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको दोनों जगह पे पैसा भी इन्वेस्ट करना है, तो क्यों ना आप अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। पढ़ने के लिए तो जाना ही है, कॉलेज, हायर सेकेंडरी, हर जगह आपने एडमिशन करना ही करना है। क्यों ना आप मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन कर लें, पढ़ाई तो करनी ही है, क्यों ना आप अच्छी पढ़ाई करें। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था। तो फिर आपके यहाँ टाइम लग जाता है, वो चीज़ें हमने छेड़ी थी यहाँ पर। आते आते हमारे 22 साल हो जाते हैं यहाँ तक। ये 22 साल गुजरने के बाद हमने बात छेड़ी थी, हम फिर यहाँ आ गए थे। उसके बाद में हमारी जो बात चली थी वो तो हम यहाँ आ गए थे। कहाँ पर? जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट्स होते हैं, और यहाँ पर भी दोनों जगह गेजेटेड नॉन गेजेटेड। अब तो आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि मेडिकल वाले स्ट्रीम जो बच्चे हैं उनको डबल अपॉर्चुनिटी होती है, बजाय कि आर्ट्स वाले बच्चे। आर्ट्स वाला बच्चा कभी भी साइंस में नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो फॉरेन जाए, अब्रॉड जाए पढ़ने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए। लेकिन अभी आप देख लीजिए वो कितना, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड साइंस वाला बैकग्राउंड होगा तो वो ही पढ़ सकता है। हाँ, अगर वो फिर बाहर जाता है, पढ़ाई करेगा, लेकिन बैकग्राउंड उसका, वो कहते हैं ना कि बुनियाद बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब बेसिक्स उसके क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा साइंस में फिर। हाँ, दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं, आर्ट्स वाला बच्चा भी सही है, मेडिकल भी सही है, दोनों पढ़ते हैं, दोनों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। नॉलेज के हिसाब से देखें कि ये बच्चे पे निर्भर करता है कि बच्चा किस तरीके से फील्ड में जाता है और उसके पास कितनी नॉलेज होती है। आगे जब चलते हैं तो आगे हमारा असली पोर्शन जो है आज जो हमने स्टार्ट करना है वो ये है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम देख लेंगे तो ये था हमारा अगले वाला पोर्शन, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। आप क्या कर सकता है वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट। अभी मैंने आपको दिखाया कि मेडिकल वाला जो बच्चा है उसको बोथ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमारा जो आर्ट्स वाला स्ट्रीम वाला बच्चा है उसको एक सिंगल ऑप्शन अवेलेबल होता है। मेडिकल वाला इसमें भी जा सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला इधर नहीं जा सकता, वो मेडिकल साइंस में नहीं जा सकता। इस तरीके से जब बात चली तो 36 ईयर्स के हो जाते हैं जब पीएचडी करते हो। पीएचडी के बाद भी आपको एग्जाम देना है, ये मैंने बात आपसे पहले ही छेड़ी है। तो अभी जो मैंने आपको गूगल करके दिखा दिया सब यही बातें लिखी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस के थ्रू गया हूँ, पढ़ा है, पता है मुझे। तो हर जगह, चाहे आप ग्रेजुएशन में बीए करो या बीएससी करो, इसके बाद आपको एग्जाम देना है तो जॉब ले लो, या पीएचडी करो जॉब ले लो, दोनों जगह आपको एग्जाम में अपीयर होना है। जब एग्जाम में अपीयर होना ही है तो क्यों ना पहले ही हो जाए। आप जहाँ 10 साल, 12 साल या 13 साल लगाते हो पढ़ाई में, वो 13 साल सर्विस में लगा दीजिए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा, सो गाइस डू, क्या करना है, बस प्रिपरेशन करनी है। अभी 6th सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं ध्यान रखें, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपके लिए भी बड़ी अच्छी बातें हैं। और जो नए स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, या जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई अभी 10th 11th 12th में है, वो भी आप ध्यान रख लीजिए कि क्या करना है हमें। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो देखनी पड़ती है। बीए करो या बीएससी करो, यानी कि ग्रेजुएशन आप यानी कि ग्रेजुएशन आप कर दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या करना है, ग्रेजुएशन का मैंने सिलसिला बता दिया कि आपको पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। वो करने के बाद सीधे सिविल सर्विस के लिए चले जाओ। बस एक काम करते जाओ, सिविल सर्विस के लिए चले जाओ या एसएसआरबी के लिए चले जाओ, दोनों के लिए प्रिपरेशन करो। जहाँ आप पीजी के लिए 2 साल लगाते हो, वहाँ इन्हीं 2 एग्जाम के लिए 1 साल लगा दो बस। वहाँ कोई पीजी करके एमए बनेगा, यहाँ आप यही 2 साल लगाकर डीसी, तहसीलदार और या कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो सेम पोर्शन यहाँ पे भी जाएगा, सेम थिंग विल हैपन विद दोज हु हैड चोजन देयर मेडिकल स्ट्रीम एज अ बैकग्राउंड। तो वो भी यही कर सकते हैं जब बीए करके, या तो वो नीट के लिए जाएंगे या उन्हें बीएससी बीएस वगैरह काम के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ ज़रा आप देख लीजिए ये क्या कर सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस है। तो अगर इधर देख लेंगे हम, ग्रेजुएशन या बीएससी करो, बीए करो, एलएलबी, ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है मेडिकल वाले स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, इसमें आर्ट्स वाला जो है ये देख लीजिए। तो फैशन डिजाइनिंग वगैरह मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम। देखिए मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो किस एग्जाम में जा सकते हैं, वो तो 12th के बाद ही नीट में जा सकते हैं। सीएमसी, AIEE, JIPMER, AIPVT, CETS, ये हो सकता है। नॉन इंटर्न ये जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो JEE मेंस में जा सकते हैं। VIT, SAT, VIT, IISC, IIST, CTS, IPU, और ये बीटेक वगैरह के लिए भी जा सकते हैं। तो ये था, अगर हम देख लेंगे तो मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे जो हैं और आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे, इनको अगर आप देख लेंगे तो यही चीज़ें आपको सामने नजर आ रही होंगी। क्योंकि ये चीज़ें तो वो कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मेडिकल वाले बच्चों के पास ज़्यादा है, आर्ट्स वाले बच्चों के पास कम अपॉर्चुनिटीज़ है। जॉब के रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड तो दोनों एक जगह पे हैं, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा है या मेडिकल वाला, दोनों स्ट्रीम के बच्चे जितना उनको टाइम है वो उतना पढ़ सकते हैं। उनके पास टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसे कोई वो नहीं है कि किसी को बंदिश या बना लीजिए वो मेडिकल नहीं पढ़ सकता। हाँ, कोई आर्ट्स पढ़ेगा तो साइड बाय साइड वो मेडिकल पढ़ सकता है, हाँ फिर वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सनद चाहिए, यानी कि डिग्री कौन देगा उसको, डबल डिग्री तो चलती नहीं है। ये चीज़ें जब जहन में रखते हैं तो कैरियर के बारे में ज़्यादा सीरियस होना है। फिर ये चीज़ करने के लिए, आपको जॉब लेने के लिए कुछ चंद अहम ज़रूरी बातें जो है वो आपने याद रखनी है, वो आपने करनी है। खासकर हमारे वीडियो का सबसे और इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही बातें हैं, वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बातें हैं, क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हम आ सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कुछ चंद ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने रखे हैं आपके सामने, आप इनको ज़रा गौर रख लीजिए, आपको पता चले। ये है कि कोई भी जॉब के लिए, चाहे आप किस जॉब के लिए भी जाओ, तो हर एक जॉब को पाने के लिए क्या करना है, ये 6 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। कौन? ये वाली 6 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए जाओ, आप नीट के लिए जाओ, जेईई के लिए जाओ, आप आईएएस, आईपीएस, जो भी जॉब है, जो भी हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब है, तो उसके लिए जब जाओगे तो ये 6 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन करी, अगर आप पीजी करके हैं,
अगर आप पीएचडी करके हैं तो ये 6 चीज़ें आप में ज़रूर होनी चाहिए, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सबसे ज़रूरी बात है क्या, हार्ड वर्क ज़्यादा करनी है, क्योंकि हार्ड वर्क ही सब कुछ पे करता है। आप अगर किस्मत पे बिलीव करेंगे, यहाँ पे कोई बुरा ना माने, तो यही चीज़ है, हकीकत तो यही है। कहते हैं कि डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क, स्टॉप ट्राइंग टू रश द प्रोसेस और एनी शॉर्टकट, देयर इज नन। क्या है कि कोई शॉर्टकट नहीं है किसके लिए, कोई भी कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप रश में जाते हो, भीड़ में जाते हो, यानी कि दौड़ लगाते हो, सबसे ज़रूरी बात है कि हर एक ये बोलता है ये मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन ये बात गलत है। किस्मत की बात एट द एंड होती है। आप ये बताओ पहले, आपने पूरा हार्ड वर्क किया कि नहीं किया, आपने कितनी पेशेंस के साथ, आपने कितना हार्ड वर्क सबसे पहले किया, ये मैं लास्ट में डिटेल के साथ बताऊँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है, आपके पास कितनी पेशेंस है। इफ़ यू लूज द पेशेंस यू लूज योर बैटल, क्योंकि बड़ी पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। आपके पास कितनी पेशेंस है, आप कितना पढ़ पाते हो। फिर तो थर्ड वन पॉइंट जो है ये है सेक्रीफाइस। कहते हैं कि अगर आप सेक्रीफाइस अपनी जॉब के लिए नहीं करोगे तो जॉब ही सेक्रीफाइस हो जाएगी। सो यहाँ पर रिटर्न जो है, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, अगर आप उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे जो आप चाहते हैं, देन क्या हो सकता है, यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम सेक्रीफाइस, जो आप फिर चाहते थे वही सेक्रीफाइस हो जाए। तो फिर फोर्थ वन ऑप्शन जो है, कंसिस्टेंसी आप में कितनी है। जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि आप लगातार कितना पढ़ते हो, वो एक एवरेज बच्चे को एक्सेलेंसी में लेके आती है। तो अब ये बता दीजिए आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। फिफ्थ वन जो है ये डिसिप्लिन है। आप में कितनी मोटिवेशन है, आप कितना डिसिप्लिनड वे में पढ़ते हो। आप हर रोज 1 घंटा अगर या 2, 4, 8 घंटे पढ़ते हो, तो रोज के पढ़ते हो कि एक ही दिन पढ़ते हो। यानी कि डिसिप्लिन आपका कैसा है, मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। तो मोटिवेशन आप कितने मोटिवेटेड हैं, ये आपको आगे के लिए बढ़ा लेगा, आगे के लिए लेके जाएगा। लेकिन आप में डिसिप्लिन अगर होगा तो वो आपको बड़ा करेगा, यानी कि आपके मकसद में आपको कामयाब करेगा। तो फिर बात रही जो सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट किस लिहाज से होना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी यानी कुछ भी मैं, ये आता है चाहे जो भी इस ज़िंदगी के सामने आ जाए, तो देन आई विल से दैट आई विल बी फाइन इफ दे डोंट, यानी कि यहाँ पर जो ये लफ्ज़ लिखा है इफ दे डोंट लाइक, यानी कि इफ द जॉब, इफ द कंपनी, इफ द एनी व्हाट इफ, ये इफ की बात जो है, कंडीशन की बात जो है, यानी कि अगर वो मुझे नहीं लेते, यानी कि अगर मुझे हायर नहीं करते, कोई बात नहीं फिर, यानी कि आप में ये होना चाहिए। ये सारा काम करने के बाद अगर किसी की जॉब नहीं लगती तो कह देना फिर कि चलो कोई बात नहीं, मेरे किस्मत में नहीं था। आपने हार्ड वर्क नहीं करी, आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़े, आपने सैक्रिफाइस नहीं किया, आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़े, आपके पास डिसिप्लिन नहीं था, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो काहे कहते हो कि ये चीज़ की ये मेरे लक में नहीं था। यार किस्मत को छोड़ दो, बिलीव करो कि आप कितना हार्ड वर्कर हो, आप कितनी हार्ड वर्क करते हो। आज तक कोई भी देख लीजिए आप, जिसने पूरी हार्ड वर्क की वो कभी फेल नहीं हुआ। जिसने भी हार्ड वर्क जिस चीज़ के लिए करी वो तो कामयाब, डेफिनेटली उस चीज़ में कामयाब हो गया। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर, आपका अपना बिलीव है, मैं अपनी तरफ से आपको तजवीज़ देता हूँ, मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, खासकर मेरे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, बेटा काम करो, डोंट बिलीव इन लक। अगर लक के भरोसे बैठे तो कभी जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, हार्ड वर्क करो, फिर लक खुद काम करेगा। आप अपना बेस्ट दे दीजिए, आपका किस्मत आपके पीछे पीछे आपको बेस्ट देगा। बट सबसे पहले किस्मत को मत ठहराओ, डोंट बिलीव इन दिस थिंग, क्योंकि जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप एक्सेलेंसी में जाओगे, उतना आप कामयाब हो जाओगे। तो ये था यहाँ तक हमारे जो खास इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही 6 पॉइंट्स हैं, जहाँ तक हमारी जॉब और जहाँ तक हमारे इस एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करेंगे, या जो भी आप पढ़ाई करते हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी चीज़ के लिए आपको कहते हैं कि जान कितनी बाकी है, जी जान या जहान लगा दूंगा इसको पाने के लिए। क्योंकि हमें जब पोस्ट की बात जब हम करते हैं, अभी बहुत सारे जो एसएसआर के एग्जाम्स हैं, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। अगर जॉब अभी 1000 पोस्ट्स आए हैं, तो आपको क्या लगता है, 1000 पोस्ट्स आए हैं तो ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें 10 लैक्स जो है, 10 लैक्स जो पीपल हैं वो इसमें फार्म भर देंगे। अब आपका नजरिया क्या होगा, इस 10 लाख में कितने लोग पढ़ेंगे। इस 10 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार लोग पढ़ेंगे। उन 20 या 30 हज़ार लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो अपॉइंटी होनी है ना, ये 10,000, यही 10,000 ये 5 पॉइंट्स लेकर करते होंगे। बाकी जो 90,000 फेल हो जाते हैं, वो किस लिहाज से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो डेडिकेट, या तो डेडिकेशन उनमें नहीं थी, या तो वो हार्ड वर्क नहीं थे, या उनमें सेक्रीफाइस करने का, सेक्रीफाइस को यहाँ लेकर मैं बात करूँ, क्योंकि कोई अभी सेक्रीफाइस नहीं करता जॉब के लिए, क्योंकि वो बैठता नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वो बैठता नहीं है। ये चीज़ मान के आप चलिए, अगर आप फार्म भरते हैं, आज अप्लाई करते हो जॉब के लिए, अभी से मेहनत करिए, तो आई गारंटी यू जब आप हार्ड वर्क करेंगे, और ये 6 पॉइंट्स अपने जहन में रख लीजिए, यहाँ तक मेरे साथ जॉब के लिए मिल जाएगी, फिर कोई भी जॉब क्यों ना, दुनिया की कोई भी जॉब अगर हो, आप में ये 6 बातें हैं, आई गारंटी यू पीपल कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, घर लेके आएगी।